चलो, आप तो इतना समझदार हो कि मैंने जो पिछला लेक्चर 3 डाला है, मतलब जो पार्ट 3 डाल दिया, 1 2 3, ये आप लोग जरूर देख लिए होंगे और उसमें जो भी बताए हैं उसको अच्छे तरीके से आप सीख लिया होगा, नहीं इतना अंदाज़ा है। और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजे होंगे, शेयर करे होंगे, ताकि वो भी आसानी तरीके से जो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो उसकी टर्म मतलब कुछ ऐसे पॉइंट है जो नहीं समझ में आता है, दिमाग से बाहर जाता है, मैंने जो आसान तरीका से समझाया है तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और अपने दोस्तों को भी बता दिए होंगे। तो अब चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है कब और कहाँ बनता है। क्या है, अवतल दर्पण के सामने कुछ वस्तु को अलग अलग दूरी पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कब और कहाँ बनता है ये देखते हैं। अब देखो, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल दर्पण। इसके मध्यबिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसको केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। मैंने इतना बार ये सब चीज़ बोला है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसके बीच वाले केंद्र को मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। चलो, तो इसके बीच वाले केंद्र को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। चलो, तो अब क्या करना है, देखो पहले ना यहाँ पे एक दर्पण रखना है। ये क्या है, ध्रुव। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, सुन पहले बताते हैं कि अवतल दर्पण में अगर आप ध्रुव पर कोई प्रतिबिंब कोई वस्तु रखते हो, यहाँ पे ध्रुव पर ही कोई वस्तु रखते हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव पर ही बनता है। आप अवतल दर्पण के जब बीच वाले हिस्से पे यानी कि ध्रुव पर कोई प्रतिबिंब कोई वस्तु रखते हो, कोई वस्तु रखते हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। क्या बनता है, ध्रुव पर ही बनता है, ठीक है। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा इसके बारे में समझते हैं। हाँ, तो कोई वस्तु अगर अवतल दर्पण के ध्रुव पर रहते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, लेकिन एक शर्त है, ये ध्रुव अगर आप देखो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर जितना भी प्रतिबिंब रखोगे उसी के अगर जस्ट मुख्य अक्ष के नीचे अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो हम उसको ना उल्टा प्रतिबिंब समझते हैं। वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। अब जब मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ कोई वस्तु रखोगे तो उसका प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो समझ जाना कि वो कैसा प्रतिबिंब है, उल्टा है। मुख्य अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनता है तो क्या समझना है, उल्टा है। अब इसकी ये भी देखना है कि ये बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो अब जब ध्रुव पर कोई वस्तु रखोगे तो उसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। मुख्य अक्ष के क्या होता है, नीचे बनता है जब वस्तु, ठीक है। तो वस्तु क्या होता है, ये हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। वस्तु क्या होगा, हमेशा उल्टा बनेगा और जो उल्टा होगा, ठीक है। और ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक होता है। अब वास्तविक कहने का मतलब है कि ये जो दर्पण है, दर्पण के अगर इधर दर्पण से मुख्य अक्ष के ही तरफ कोई प्रतिबिंब बने उसको ही हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। दर्पण के दूसरे तरफ यानी कि पीछे, जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे परछाई को आप तो टच कर सकते हो तो वास्तविक हो गया। लेकिन जो भी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, उसको पर्दा पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वैसे प्रतिबिंब आभासी होता है और ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इसके बारे में मैंने अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में लेक्चर 2 नंबर पार्ट 2 में इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसमें अगर नहीं समझ में आए तो उसको अच्छे तरीके से समझ लेना। तो देखो, परावर्तक सतह जिधर है अगर उसी तरफ आपका प्रतिबिंब बनता है, समझना कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जो दर्पण है उसके अंदर में बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। तो यहाँ है जब कोई वस्तु आप ध्रुव पर रखते हो, ठीक है, कोई वस्तु जब आप ध्रुव पर रखते हो तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, ठीक है। वस्तु अगर
ध्रुव पर रखते हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। अब वास्तविक बनेगा कि कैसा बनेगा, तो ये दर्पण पे ही है, तो समझना कि वास्तविक है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा। जो वास्तविक होगा प्रतिबिंब उल्टा होगा और वो छोटा होता है, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। तो ये पॉइंट कुछ है, इसको आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में, इवन कि कोई कंपटीशन एग्जाम है तो वहाँ पे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर याद करना। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण में हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो मैंने ध्रुव पर रखकर देख लिया। अब देखते हैं कि ध्रुव और मुख फोकस पे कोई वस्तु रखते हैं। ध्रुव और मुख फोकस पे कोई वस्तु रखते हैं और इस पर मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण डालते हैं। क्या कहते हैं, मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण डालते हैं। तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, मैंने बताया था कि जब मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आप डालोगे तो परावर्तन के बाद कहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो मुख फोकस पे। यानी कि परावर्तन किधर की तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, दर्पण के दूसरे तरफ होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है कि दर्पण के ही तरफ मुख फोकस में अवतल दर्पण में काटती है। ठीक है, तो इधर होगा। अब देखो दूसरी क्या करेंगे, आप जब क्या करो कि अब जब मुख ये क्या है, वक्रता केंद्र। अब जब वक्रता केंद्र पर प्रकाश डालते हो, जब वक्रता केंद्र से प्रकाश डालोगे, नहीं, जो वस्तु को छूकर गुजरेगी, तो आप जानते हो कि वक्रता केंद्र पर जब भी प्रकाश डालेगी और वस्तु से छूकर गुजरेगी तो हमेशा कहाँ लौट कर आएगी, मुख केंद्र से ही लौट कर आएगी। ठीक है, मुख्य केंद्र पर ही लौटकर प्रकाश की किरणें आती है। अब देखो जब प्रकाश की किरण इधर आ गया, लेकिन हमको कल्पना करना है, हमको सोचना है, हमको प्रतीत करना है कि ये रियली में अगर परावर्तित होता कि तो किधर जाता, असल में ये इधर जाना चाहिए था, नहीं, यानी कि यहाँ पे एक बिंदु बनाएगा। ये दोनों रेखाएं क्या हो, दोनों परावर्तित किरणें क्या करेगी, एक दूसरे को काटेगी। आप मुख अक्ष को बताए थे कि मुख अक्ष को आप बढ़ा सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक काटा। ठीक है, तो मुख अक्ष और इसके बीच की आप डिस्टेंस ले लेते हो तो समझो यही क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है अवतल दर्पण में। अब देख रहे हो कि जब मुख फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखे तो क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, दर्पण के पीछे एक कोई प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, देखें। ठीक है, तो अब क्या है, यही प्रतिबिंब अब क्या बना, वस्तु से बड़ा बना। पहले अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमने फाइंड आउट किया, क्या क्या हमें मिला। तो वस्तु कहाँ रखे हैं, ध्रुव और मुख फोकस के बीच में, यानी कि ध्रुव P और F के बीच में। कहाँ पे रखा हमने, ध्रुव और मुख फोकस के बीच में रखा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के दूसरे तरफ, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। अब कितना है, छोटा है कि बड़ा है, देख लो वस्तु इतनी सी और ये प्रतिबिंब इतना बड़ा, प्रतिबिंब कितना है, इतना बड़ा, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा है। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अभी देखो बहुत बड़ा बनेगा। और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब आता है उसको तो हम छू नहीं सकते हैं, दर्पण को तोड़कर तो अंदर घुस नहीं सकते हो, तो इसीलिए हम उसको क्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। इसको आभासी भी बोल सकते हैं। तो ये क्या बना, दर्पण के भीतर बना, मतलब कि ये काल्पनिक है। ठीक है, क्या है, काल्पनिक या आभासी कह सकते हो, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ये क्या बना है, काल्पनिक या
आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा है, काल्पनिक है, आभासी है, ठीक है। और दर्पण के ये पीछे प्राप्त हुआ है। अब समझ गए कि जब भी आप ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में आप कोई वस्तु रखोगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा होगा, काल्पनिक या आभासी होगा, ठीक है। चलो, और देखो जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है। आभासी मतलब सीधा समझ जाना, एक तनिक में याद होगा। वास्तविक मतलब हमेशा उल्टा समझना, और आभासी या काल्पनिक का मतलब सीधा समझना। और सीधा कहने का अर्थ हमने बताया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी वस्तु रखे और उसी का मुख्य अक्ष के ऊपर ही प्रतिबिंब बने तो हमेशा सीधा होता है, और मुख्य अक्ष के अगर नीचे प्रतिबिंब बने तो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा होता है। और दर्पण के तरफ ही कोई प्रतिबिंब बने, दर्पण के जो परावर्तक सतह है उसी के तरफ कोई प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा उसको वास्तविक मानते हैं। दर्पण के पीछे कोई भी वस्तु बनता है हमेशा उसको काल्पनिक या आभासी मानते हैं। क्योंकि ये बात हमेशा इसलिए याद रखना, और ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमेशा हर कोई इसमें गलती करता है। इसकी बारीकियां को कोई बच्चा नहीं समझता है, और इसी से रिलेटेड फिजिक्स में जो प्रकाश का परावर्तन, इसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा आप कभी आगे चलकर तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज अगर अच्छे तरीके से समझे रहोगे तो उस समय आपको दूसरा कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको उतना परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से इस बात को समझ जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगर नेक्स्ट, ठीक है। तो चलो एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है? अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है? अवतल दर्पण। चलो, ये अवतल दर्पण के मध्य बिंदु वो ध्रुव कहलाता है। इसका केंद्र वक्रता केंद्र, और मुख्य वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु मुख्य फोकस। चलो, तो कोई वस्तु है, इस बार वस्तु को हम क्या करते हैं? मुख्य फोकस पे रखते हैं। इस वस्तु को हम क्या करते हैं? मुख्य फोकस पे रखते हैं, ठीक है। जब मुख्य फोकस के ऊपरी सिरे पर, ऊपरी सिरे से यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जब वस्तु के ऊपरी सिरे पर प्रकाश की किरण डालोगे, वस्तु के ऊपरी सिरे पर प्रकाश की किरण डालोगे तो परावर्तित होकर किससे होकर गुजरती है? तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। दूसरी, जब वक्रता केंद्र पर आप प्रकाश की किरण डालते हो, जब वक्रता केंद्र पर प्रकाश की किरण डालोगे तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर आप डालोगे तो प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही गुजरती है, ठीक है। वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। जब वक्रता केंद्र पर प्रकाश की किरण आप डालोगे तो ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर क्या होगी? परावर्तित, जब प्रकाश की किरण आप क्या करोगे? वक्रता केंद्र पर डालोगे, ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण क्या होगा कि परावर्तित होकर हमेशा क्या होगा? वक्रता केंद्र से ही होकर वापस चली आती है, ठीक है। वक्रता केंद्र पर डालोगे तो ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर वापस चली आती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब जब आप मुख्य फोकस पे आप कोई वस्तु रखते हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ये जो केंद्र है ना, केंद्र के बाहर की तरफ बनता है। ये जो केंद्र है, केंद्र से बाहर की तरफ बनता है। तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पे बना है, प्रतिबिंब अनंत पर बना है। तो क्या करेंगे? जब कोई वस्तु मुख्य फोकस पर रखते हैं, यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अनंत पे बना। अनंत पर कहने का मतलब है कि वक्रता केंद्र के बहुत बाहर बना, इसके रेंज से वक्रता केंद्र के बहुत, इसके रेंज से बहुत बाहर बना, ठीक है, यानी कि अनंत पे बना। और देखो, जब भी कोई वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, वस्तु ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, उसके नीचे बनने वाला पर क्या होता है? वास्तविक होता है। और जो वास्तविक पर जिस वस्तु का जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा क्या होता है? उल्टा बनेगा। और क्या होगा? जब अनंत पे बनना तो अनंत पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत
बड़ा बनेगा। चलो इसको अच्छे तरीके से जब डायग्राम बनाओगे तो समझ में आएगी कि कैसे है। चलो ठीक है, तो अब समझते हैं नेक्स्ट को। चलो चलो ये क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के इस बार क्या करेंगे, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है। तो इस वस्तु के सिरे पर, यानी कि इस वस्तु के सिरे पर से और मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पे डालेंगे और ये परावर्तित होकर किससे गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। जब वक्रता केंद्र पर आप प्रकाश की किरण डालोगे, ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर आप डालते हो तो क्या होता है कि परावर्तित होकर क्या होता है, परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही आगे गुजर जाती है। वक्रता केंद्र पर जब प्रकाश की किरण डालते हो तो वक्रता केंद्र पर ही वापस परावर्तित हो जाती है। चलो तो ये तो मालूम था। अब देखो यहाँ जो कटा, यहाँ पे ये जो परावर्तित किरणें हैं, ठीक है, ये जो परावर्तित किरणें हैं कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना। देखो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के बाहर बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र और जब इसको बढ़ाओगे तो वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र और इधर जाओगे तो अनंत, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम कहाँ पे रख रहे हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर रखते हैं, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वक्रता केंद्र और इधर अनंत, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। मुख्य अक्ष के नीचे बना, इसका मतलब वास्तविक होगा, वास्तविक हुआ तो इसका मतलब उल्टा होगा, ठीक है, वस्तु उल्टा होगा। अब देखो वक्रता केंद्र और ये जो अनंत है इसके बीच में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस बार देखते हैं कि वस्तु है और इस वस्तु को हम क्या क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पे रखते हैं। तो देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये वस्तु है, वक्रता केंद्र पे रखते हैं और यहाँ से आप मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालो, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ये तो फिक्स है। फिर आप क्या करोगे, तो अब इस सिरे पर से प्रकाश की किरण अब किस पे डाल रहे हैं, तो मुख्य फोकस पे। इस बार इस सिरे से, क्योंकि वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखते हैं तो पहला उसके सिरे से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालेंगे तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब फिर दूसरी किरण आप जब प्रकाश की किरण डालोगे तो मुख्य फोकस पे डालोगे तो परावर्तित होकर किधर गुजरती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर परावर्तित किरणें हो जाएगी, ठीक है। तो ये नियम हमने बताया था पहले ही। चलो, क्योंकि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तित होकर अवतल दर्पण परावर्तित होता है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। जब मुख्य फोकस पे आप प्रकाश किरण डालोगे तो अवतल दर्पण में परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगा। देखो यहाँ पे कट रहा है ना, कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो यही क्या बना, यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा सा डायग्राम मेरा हो गया है, लेकिन आप जब इसको ग्राफ बढ़िया तरीके से बनाओगे तो ये जो वस्तु का प्रतिबिंब है, ये जो वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे अवतल दर्पण में, यानी कि वक्रता केंद्र पर कहाँ रखे हैं, वस्तु कहाँ पे रखे हैं, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर। सी का मतलब हमेशा समझना है कि वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर बना है। अब देखो वास्तविक है कि आभासी होगा, तो ये वस्तु वास्तविक होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है तो वास्तविक होगा। वास्तविक होना हुआ इसका मतलब उल्टा बनेगा ही बनेगा। और प्रतिबिंब कितना है, जितना साइज वस्तु का है उतना ही साइज प्रतिबिंब का है, यानी कि एक दूसरे के बराबर। यानी कि
बराबर बनेगा। किसके? वस्तु के। ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये ध्रुव हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस। चलो, तो इस बार कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को हम क्या करेंगे? ये जो वक्रता केंद्र है, जब वक्रता केंद्र के इस तरफ, वक्रता केंद्र के इस तरफ यानी कि बाहर की तरफ कोई वस्तु रखते हो तो हम क्या समझते हैं कि वो वस्तु अनंत पे है। वो वस्तु जब वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र के बाहर कोई वस्तु रखते हो तो हम क्या समझते हैं कि वो वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। ये बात हमेशा दिमाग में सेट करके रखो, ठीक है। वो वस्तु कहाँ है? तो वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र के बाहर है, मतलब अनंत पे है। तो अगर वक्रता केंद्र के बाहर ही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हम क्या समझते हैं कि अनंत पे प्रतिबिंब बना है। चलो, तो वस्तु को हम क्या करेंगे? अनंत पे रखते हैं, ठीक है। तो वस्तु को हमने क्या कर लिया? अनंत पे रख लिया। ये जो वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। वक्रता केंद्र और अनंत, इधर जितना जाएंगे अनंत होता जाएगा। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब देखते हैं कि कैसा बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रकाश की किरण डालो, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। जब यहाँ से मुख्य फोकस पे डालोगे तो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर क्या होगा? देख रहे हो यहाँ पे जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, इसके बीच में परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही है। कहाँ पे है? एक दूसरे को काट रही है, और जहां पे काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे वक्रता केंद्र है और मुख्य फोकस है, इसके बीच में ये प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है? इसके बीच में बन रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो हमने कहाँ पे वस्तु रखा? हमने वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। अब देखो, वास्तविक है नहीं, मुख्य अक्ष के नीचे है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक है। वास्तविक है, और वास्तविक जो होता है वो हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, फिक्स है। अब देखो, वस्तु से बड़ा बन रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है? तो देख रहे हो, वस्तु अनंत पे है। अनंत पे होने का मतलब है कि वक्रता केंद्र और अनंत पर होने का मतलब है कि वस्तु बड़ा है। क्या है? वस्तु बड़ा है, ठीक है। चलो, तो जब ये प्रवर्तित हुई तो क्या हो गया? तो इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हमेशा क्या होता है? वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से क्या होगा? प्रतिबिंब छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। एक बात याद रखना, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलो, तो इस बार ना प्रतिबिंब हम कहाँ रखते हैं? इतना अनंत पे, जैसे कि इस सौर मंडल में जैसे कि सूरज है, हमारे पृथ्वी से ही बाहर है। सितारे हैं, तारे हैं, हमारे पृथ्वी से ही बाहर हैं। कोई ग्रह है जो हमारे पृथ्वी के रेंज से बाहर है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के अंदर नहीं है, उससे बाहर है। उसके बाहर होने का मतलब है कि वस्तु क्या है? अनंत पे है, ठीक है। उसी तरीके से सूरज पृथ्वी के बाहर है, इसका मतलब अनंत पे है। चांद पृथ्वी से बाहर है, इसका मतलब अनंत पे है। तो देखते हैं कि अगर अनंत पे पूरी रखी जाए वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर वो अनंत पे उस वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पे कोई वस्तु रखा जाए, ये क्या है? सूरज है, क्या है? यानी कि इस अवतल दर्पण के बहुत रेंज से बाहर है, यानी कि अनंत पे है। तो जब भी अनंत पे रहता है तो देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। चलो, तो यहां से आप प्रकाश इस पे डालोगे, परावर्तित होगी, तो किससे होकर गुजरेगी? किससे होकर गुजरता है? ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर गुजर, ठीक है। ये कहां से गुजरेगी कोई ठीक नहीं है। जब अनंत पर से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पे पड़ती है
तो मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर, वक्रता केंद्र के बिंदु पर कि मुख्य अक्ष के बिंदु पर पड़ती, किस पे पड़ती, ये नहीं डिसाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं परावर्तित होता है तो क्या होता है, ये अक्ष प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव इसके बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, चलो तो इस पे यहां से डालो आप, ध्रुव पर पड़ेगी और ये परावर्तित हो जाएगी यहाँ। ठीक है, अब जब ध्रुव पे डालोगे, प्रकाश की किरण ध्रुव पे डालते हैं तो प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। जहां काटेगी एक दूसरे को वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो अब देखो अनंत पे कोई वस्तु है, कोई वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है। ठीक है, अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पे। ठीक है, यानी कि एफ पर। अब देखो वास्तविक होगा क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है तो वास्तविक होगा, वास्तविक करने का मतलब उल्टा होगा। और वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब अनंत पे है, देख रहे हो कि सूरज पीड़ित ये सब कितना बड़ा है, जब उसका प्रतिबिंब देखोगे तो इतनी बुचकुन्नी सी दिखाई देगी, इसका मतलब अत्यंत छोटा, बहुत ही छोटा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बहुत छोटा। तो ठीक है, समझ में आ गया कि अवतल दर्पण पे भिन्न भिन्न दूरी पर, अवतल दर्पण से भिन्न भिन्न दूरी पर अगर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण के भिन्न भिन्न दूरी पर वस्तु रखने के बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो समझते हैं। चलो तो अब उत्तल दर्पण लेते हैं। उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं कि कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये रहा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या होता है कि उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में बाहरी फेस जो होता है, बाहरी सतह वो परावर्तक सतह होता है और आंतरिक क्या होता है, रंगा हुआ, मतलब पेंट किया हुआ रहता है, रस्तित रहता है। बाहर वाला हिस्सा परावर्तक सतह नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, इसके अंदर केंद्र होता है, केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। और इसके मध्य बिंदु, मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु मुख्य फोकस। ठीक है, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, मुख्य अक्ष को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण के इधर, इस दर्पण के बाएं तरफ कहीं पे भी आप कोई वस्तु रख दो तो हम क्या समझते हैं कि वो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है। कहाँ पे है, वस्तु अनंत पर है। चलो ठीक है, देखो अब क्या करेंगे कि कोई वस्तु है वो कहाँ पे है, ध्रुव पर है। कोई वस्तु है और यहीं पे है, कोई वस्तु है जो ध्रुव पर है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो उस वस्तु का कोई वस्तु है अगर ध्रुव पर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव पर ही बनेगा। जहां पे है वहीं पे बनेगा, जैसे है वैसा ही बनेगा। अगर ध्रुव पर कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, जैसे है वैसा ही बनेगा। ठीक है, चलो तो ध्रुव पर बनेगा, जैसे है वैसा ही बनेगा। इसका मतलब कि अगर ये ऐसे खड़ा है, अगर वस्तु ऐसे खड़ा है तो वस्तु भी ऐसे ही खड़ा रहेगा, यानी कि सीधा खड़ा रहेगा, जैसे के तैसे। ठीक है, तो क्या रखते हैं, वस्तु अगर ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक है, और ये अब यहां बनेगा और ये आभासी होगा कि वास्तविक होगा। देखो जो ध्रुव पर प्रतिबिंब बनता है ना वो क्या होता है, आभासी होता है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के अगर ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब हुआ, ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब हुआ तो क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। तो ये आभासी बनेगा, ऊपर बना तो आभासी बना। अब ये बड़ा होगा कि छोटा होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक है, और सीधा
जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो अक्सर क्या होता है, सीधा होता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो अक्सर क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो ये वस्तु के ही बराबर रहेगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, तो अगर ध्रुव पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है, सीधा बनता है, आभासी होता है, और उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। चलो, तो ये बातें समझ में आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, चलो, तो अब कोई वस्तु लेते हैं। अब ये ध्रुव है, और इधर ध्रुव के इधर आ जाए तो अनंत आता है, ध्रुव के इधर आ जाए तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, अनंत पे है। ठीक है, ध्रुव और अनंत, ध्रुव और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखते हैं। ठीक है, ध्रुव और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखते हैं, तो देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। आप यहाँ पे इस पर लाइट मारो। ठीक है, तो ये परावर्तित हो जाएगी इस तरफ, लेकिन असल में उत्तल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तन दूसरी तरफ हो जाता है, लेकिन परावर्तित कहाँ पे होना चाहिए, मुख्य फोकस पे होना चाहिए। ऐसा उत्तल दर्पण में हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो चलो, तो ये हो गया उत्तल दर्पण, और दूसरी हो गया जब इस पे, तो दूसरी क्या हो गया, तो दूसरी यहां से आप जब इधर से लाइट मारोगे क्या चीज पर, केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, तो ये इधर प्रकाश, इस पे आप प्रकाश डालोगे तो लौट के इधर जाएगी, इधर ही जहां के तहां। ठीक है, क्योंकि आपने वक्रता केंद्र पर फोकस किया, और वक्रता केंद्र पर पड़ने वाली प्रकाश क्या होता है, जिधर से आती है उसी लाइन पे परावर्तित हो जाती है। चलो, तो यहाँ पे प्रतिबिंब, यहाँ पे जो परावर्तित किरणें हैं एक दूसरे को काटती हुई महसूस होती है, एक दूसरे को काटती हुई क्या होता है, महसूस होती है, कल्पना करते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब देख रहे हो कि वस्तु कहाँ है, वस्तु को हमने कहाँ रखा, ध्रुव और अनंत पर, ध्रुव और अनंत पर, अनंत के बीच। ठीक है, अनंत के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ है, ये ध्रुव हो गया, और ध्रुव के इधर वाला हिस्सा अनंत होता है। तो ध्रुव और अनंत के बीच हमने क्या रख दिया, वस्तु को रख दिया। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब देखो कहाँ पे बन रहा है, तो ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। अब देखो, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। क्या होता है, आभासी होता है। जो वस्तु दर्पण के पीछे बनता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। क्योंकि आप कोई भी दर्पण ले लो, तो दर्पण में जो भी आपका प्रतिबिंब बनता है, क्या उसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, या कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि वो क्या है, उसको नहीं छू सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसका मतलब आभासी है। और ये देख रहे हो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनने का मतलब है कि ये सीधा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बना तो इसका मतलब क्या है, सीधा है। अगर यही प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता तो उल्टा होता, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के ऊपर बना, इसका मतलब वस्तु क्या है, उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, सीधा बन रहा है। ठीक है, अब देखो छोटा है कि बड़ा है, तो ये इतना बड़ा है और इतनी छोटी, इसका मतलब वस्तु से छोटा है। क्या बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ध्रुव और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। चलो ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी क्यों हुआ, क्योंकि दर्पण के पीछे बना, और सीधा क्यों हुआ, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब बना, तो इसलिए सीधा है। छोटा क्यों है, क्योंकि वस्तु से छोटा है। चलो, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो, अब कोई वस्तु है, अब कोई वस्तु है,
ठीक है, उसका देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, वस्तु लेते हैं जो बहुत अनंत पे है, बहुत अनंत पे, यानी कि बहुत दूर, जैसे कि इस पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में। ठीक है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण में कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो बहुत दूर, ये सूरज है, अनंत पे है, इतना दूर। ठीक है, तो उसको हम पृथ्वी से बाहर मान लेते हैं। तो देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। आप कहीं पे भी रखो, ठीक है, पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में रखो, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पे। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा ये जो होता है उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पे बनता है। आप कहीं पे भी रख लो, ठीक है, आप पृथ्वी पर ही रखो, बस उत्तल दर्पण का जो रेंज है, उत्तल दर्पण का जो रेंज है, इसकी जो त्रिज्या के अनुसार जो इसका गोला बनेगा, ठीक है, उसके रेंज के अनुसार अगर उसके बहुत बाहर रखते हो, बहुत बाहर, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। अगर आप चाहो तो जमीन पे हो और कोई जहाज आसमानों में उड़ रहा है और आसमान में कम से कम 20, 25, 30 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, और इसका उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, चाहे मुख्य अक्ष, इसका लंबाई मान लो 25 मीटर है। अब 25 किलोमीटर का 25 किलोमीटर दूर रखे वस्तु का प्रतिबिंब 25 मीटर जो मुख्य अक्ष वाला है, अगर वैसे उत्तल दर्पण है तो उसका तो उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा, उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पर। कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पे। तो कहीं पे भी रखो, और जब वस्तु अनंत पर होता है, अनंत मतलब इंसान के पहुंच से बहुत बाहर, ठीक है, तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। क्या बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। ठीक है, अब देखो वस्तु बड़ा होगा, आभासी होगा, क्या होगा, तो दर्पण के पीछे है, इसका मतलब आभासी है। ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, मतलब कि ये सीधा है। ठीक है, चलो अब देखो वस्तु बहुत बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, यानी कि इसको बोलते हैं बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, समझ गए। चलो तो आते हैं अगले टॉपिक पे। चलो तो अब जानने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो अवतल दर्पण का उपयोग ना सबसे फर्स्ट हम लोग हजामते के लिए कर सकते हैं, यानी कि जो लोग बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, तो वैसे लोग ना हजामते के लिए अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। देखते हो कि अब कहीं पे बाल कटवाने जाते हो तो वहां पे जो दर्पण लगा हुआ था वो क्या होता है, अक्सर अवतल दर्पण होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति बैठा होता है, जो बाल कटवा रहा होता है, तो उन लोगों का ना प्रतिबिंब बड़ा बना सके। क्या बना सके, बड़ा बना सके। ठीक है, और उसका प्रतिबिंब सीधा बना सके। ठीक है, तो मतलब कि व्यक्ति का हम हजामते के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि उस व्यक्ति का प्रतिबिंब क्या बन सके, बड़ा बन सके और सीधा बन सके, बड़ा बन सके और सीधा बन सके। और उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, हजामते के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है, बड़ा होता है और खास रूप से आभासी होता है। ठीक है, क्या होता है, आभासी होता है। ठीक है, चलो और इसका ना टॉर्च में भी उपयोग कर सकते हैं, वाहन में भी उपयोग कर सकते हैं, वाहन हेडलाइट के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, सर्च लाइटों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, ये जो टॉर्च, हेडलाइट और सर्च हेडलाइट हुआ, ठीक है, उसमें ना जो लगा होता है इक्विपमेंट, तो उसमें जो बल्ब लगा होता है उसके ना टॉर्च, वाहन हेडलाइट या सर्च लाइट उसके मुख्य फोकस पे लगा होता है। उसमें जो बल्ब लगा होता है कहाँ पे लगा होता है, मुख्य फोकस पे लगा रहता है। और मुख्य फोकस पे इसलिए लगा होता है ताकि उसमें से जो प्रकाश की किरणें निकले, वो प्रकाश की किरणें अगर निकले तो हमें उसकी प्रकाश की किरणें समांतर किरण पुंज प्राप्त हो।
तो उससे निकलने वाली प्रकाश किस प्रकार का प्राप्त हो, तो समांतर किरण पुंज प्राप्त हो। तो क्यों समांतर किरण पुंज हम प्राप्त करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि दूर की वस्तु को हम आसानी से देख पाए। दूर की वस्तु से हम क्या कर पाए, आसानी से देख पाए। ठीक है, चलो। और कभी कभी ना हम इसको नाक, कान, गला, दांत, इस सब देखने के लिए आप डॉक्टरों को देखे होंगे कि नाक, गला और दांत देखने के लिए ना कुछ टॉर्च का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो टॉर्च का प्रयोग करते हैं ना, उसमें जो दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, उसमें जो दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। क्योंकि उसमें भी वो जो बल्ब लगा होता है वो उस जो उसमें अवतल दर्पण है उसी के मुख्य फोकस पे लगा होता है। और मुख्य फोकस पे लगने का अर्थ है उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं, उसमें जो प्रकाश की किरणें हैं, जब वो बल्ब जलता है तो वो प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक जगह एकत्रित करने में मदद करता है। तो उसमें जो नाक, कान, गला देखने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं टॉर्च का, तो उसका जो लेंस होता है, उसमें जो दर्पण लगा होता है, उसमें जो दर्पण लगा होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह केंद्रित करने में मदद करता है। चलो ठीक है, अब देखो इसका ना हम प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग हम सौर भट्टियों में भी कर सकते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हम सौर भट्टियों में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सूरज की जो प्रकाश होता है, सूरज की जो प्रकाश होता है उससे जो गर्मी प्राप्त होती है, यानी कि जो ऊष्मा प्राप्त होता है, उस ऊष्मा को किसी एक जगह, छोटी जगह पे केंद्रित करने में मदद करती है। ठीक है, तो वहां पे भी हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा वो जो छोटा सा लेंस होता है, तो वो भी एक तरीके से प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करने में मदद करता है, नहीं? तो इस टाइप से हम प्रयोग कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आते हैं अब उत्तल दर्पण का उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे और कब काम आता है। ठीक है, चलो। तो देखो, स्कूटर में हम प्रयोग कर सकते हैं, मोटर कार में हम उपयोग कर सकते हैं, बस में, स्कूटर, मोटर कार और बस में। इसमें जो साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। आप देखते हो कि साइड जो भी गाड़ी होती है तो साइड में देखने के लिए कोई ना कोई एक मिरर लगा होता है। जो दर्पण लगा होता है वो क्या होता है, एक साइड मिरर के रूप में काम करता है, और वो पीछे की वस्तु को देखने के लिए लगा होता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए होता है। तो वो जो दर्पण होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो उसमें जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो होता है पीछे की दूर की कहीं पे भी रखी वस्तु को, दूर की कहीं पे भी रखी वस्तु को उसका प्रतिबिंब बहुत करीब बनाता है। ठीक है, बहुत करीब बनाता है, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र है ना, बहुत दूर की होती है, दूर की वस्तु को एकदम नज़दीक लाकर दिखाती है। और उसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। और आभासी जो होता है वो अक्सर सीधा होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण कहीं ना कहीं दूर की वस्तुओं को दिखा रहा है, अनंत पर के वस्तुओं को दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा, छोटा प्रतिबिंब, और बहुत ही क्लियर दिखाई देता है, बहुत ही साफ दिखाई देता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पण में एक साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग हम बस, गाड़ी, ट्रक, तो साइड मिरर के रूप में उसका उपयोग करते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे हम लोग का क्लास कंप्लीट हुआ। अब हम लेकर आएंगे अगले टॉपिक अगले पार्ट में। ठीक है, चौथा पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, चौथा नहीं, पाँचवा पार्ट लेकर आने वाले हैं। चलो, तो जब तक हम पढ़ाए हुए हैं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ो, समझो, और उसको कॉपी पर ये लिखो बढ़िया से। जितने वीडियो में बनाया उसको लिखो बढ़िया से, और उसको याद करो, प्रैक्टिस करो, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, ताकि आपको जहाँ पे दिक्कत हो उसको आसानी से समझ में आए। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो
वो आप पीछे करके इस वीडियो को अच्छे तरीके से आपको देखना है फिर से, ठीक है। चलो तो मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलो बाय बाय।